नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत ही सीधा साधा लगता है, पर असल में हमारे मौलिक अधिकारों का, हमारे फंडामेंटल राइट्स का सबसे बड़ा रक्षक है। और वो शब्द है राज्य या स्टेट। अनुच्छेद 12 इसे कैसे समझाता है? आइए इसी को जानते हैं, क्योंकि यही परिभाषा तय करती है कि जब हमारे अधिकारों पर कोई आंच आए तो हम किसकी जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल को देखते हैं जो इस पूरी चर्चा की नींव है। What is the meaning of the term state for the purposes of fundamental rights? और हिंदी में कहें तो मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द का क्या अर्थ है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की आत्मा को समझने की एक चाबी है। और आज हम इसी सवाल की हर परत को खोलकर देखेंगे। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां ये सब लिखा है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से। यही वो आर्टिकल है जो हमें राज्य की आधिकारिक परिभाषा देता है। तो देखिए, अनुच्छेद 12 हमें ये बताता है कि जब भी हम संविधान के भाग 3 यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो राज्य का मतलब क्या होगा। और एक बात जो यहाँ पर गांठ बांध लेनी है वो ये है कि ये परिभाषा सिर्फ और सिर्फ इसी भाग के लिए है। संविधान के किसी और हिस्से पर यह लागू नहीं होती। मतलब साफ है, जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का सवाल उठेगा तो यही परिभाषा तय करेगी कि कौन कौन जवाबदेह है। तो अनुच्छेद 12 के हिसाब से राज्य में कौन कौन आता है? इसमें 4 बड़ी श्रेणियां बताई गई हैं। पहली, भारत सरकार और हमारी संसद। दूसरी, हर राज्य की अपनी सरकार और उसका विधानमंडल। ये दोनों तो आप कह सकते हैं बिल्कुल साफ हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन असली कहानी, असली कानूनी दांव पेच तो तीसरी और चौथी श्रेणी से शुरू होते हैं, यानी सभी स्थानीय प्राधिकारी और सबसे ज्यादा रहस्यमयी अन्य सभी प्राधिकारी। इन्हीं 2 चीजों पर अदालतों ने दशकों तक बहस की है। पहले स्थानीय प्राधिकारी या लोकल अथॉरिटीज को समझ लेते हैं। ये काफी आसान है। इसमें हमारी नगर पालिकाएं आती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आते हैं, ग्राम पंचायतें आती हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी का मामला। हुआ ये कि एक नगरपालिका ने कुछ दुकानदारों पर टैक्स लगाने के नियम बना दिए। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने साफ कहा कि भाई, नगरपालिका अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है और उसके बनाए नियम नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए वो नियम अवैध हैं। तो यहां तक तो मामला बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली कानूनी दिमाग लगा है और जहां सबसे ज्यादा बहस हुई है। ये वो 2 शब्द हैं जिन्होंने दशकों तक वकीलों और जजों को उलझाए रखा, अन्य प्राधिकारी या अदर अथॉरिटीज। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अन्य प्राधिकारी हैं क्या भला? क्या एक यूनिवर्सिटी को राज्य माना जाएगा? क्या LIC, ONGC या सेल जैसी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां राज्य के दायरे में आती हैं? इन सवालों का जवाब आप जानते हैं एक दिन में नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ अपनी सोच को कैसे बदला और इस परिभाषा को कैसे फैलाया, यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। शुरुआत में अदालतों की सोच काफी संकीर्ण थी, मतलब लिमिटेड थी। उन्होंने एक टेस्ट अपनाया जिसे सॉवरेन पावर टेस्ट कहते हैं। इसका मतलब था कि केवल वही संस्था राज्य है जो सरकार जैसे काम करती है, जैसे कि कानून बनाना, सजा देना, टैक्स वसूलना। इस परिभाषा के हिसाब से यूनिवर्सिटी या कंपनियां राज्य के दायरे से बाहर थीं, क्योंकि वो तो ये सब काम नहीं करती। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस नजरिए को बदला और एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा व्यापक टेस्ट अपनाया, और यहीं से गेम बदलना शुरू हो। आइए इस टाइमलाइन को देखते हैं, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। देखिए, 1953 में शांताबाई मामले में कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी राज्य नहीं है क्योंकि वो कोई सरकारी काम नहीं कर रही। लेकिन फिर आया 1967 का राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला मामला, जो एक असली गेम चेंजर था। यहां सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट दिया और कहा, नहीं, अगर कोई भी संस्था किसी कानून के तहत बनी है तो वो राज्य है, भले ही वो कोई भी काम कर रही हो। इसके बाद तो जैसे दरवाजे ही खुल गए। 1975 में सुखदेव सिंह केस में LIC और ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां भी इस दायरे में आ गईं। और आखिरकार 1979 में RD शेट्टी मामले ने वो टेस्ट पक्का कर दिया जो आज भी इस्तेमाल होता है, एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट। अगर कानून की इतनी गहरी और मुश्किल बातों को आसान बनाने का हमारा ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे जरूरी विश्लेषण आपसे कभी मिस ना हो। अब समझते हैं कि ये जो मॉडर्न टेस्ट है, जिसे एजेंसी या उपकरण की कसौटी कहा जाता है, ये असल में है क्या और ये काम कैसे करता है।
तो ये एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो अदालत बस ये देखती है, क्या ये संस्था सरकार के एक हाथ, एक औजार या एक एजेंट की तरह काम कर रही है? इसका नाम क्या है, ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है या एक सोसाइटी के तौर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल यह है, क्या सरकार का इस पर बहुत गहरा और व्यापक नियंत्रण है? क्या इससे सरकार से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है? क्या ये कोई ऐसा काम कर रही है जो असल में सरकार का काम है? अगर इन सवालों का जवाब हां में है तो वो संस्था राज्य मानी जाएगी। आइए इस टेस्ट को दो असली मामलों से समझते हैं जो यहां दिखाए गए हैं। इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक तरफ है चिल्ड्रंस एड सोसाइटी, जिसे कोर्ट ने राज्य माना। क्यों? क्योंकि उस राज्य के मुख्यमंत्री खुद उसके अध्यक्ष थे और उसे सरकार से भारी भरकम फंड मिलता था, तो यह साफ था कि यह सरकार की ही एक एजेंसी है। वहीं दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज को राज्य नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि यह एक स्वतंत्र वॉलंटरी संस्था थी जिस पर सरकार का कोई खास नियंत्रण नहीं था और ना ही वो सरकार का कोई सार्वजनिक काम कर रही थी। तो सारी बात का निचोड़ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य की इस व्यापक परिभाषा का सीधा मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली संस्थाएं हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जवाबदेह हैं। ये हमारे अधिकारों के सुरक्षा कवच को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे पेचीदा, सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाले हिस्से पर आते हैं, खुद न्यायपालिका यानी हमारी अदालतों की अपनी स्थिति क्या है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा सवाल पर आते हैं जिसका जवाब आज भी पूरी तरह से साफ नहीं है। क्या न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट्स खुद अनुच्छेद 12 के तहत राज्य हैं? क्या अदालतें भी हमारे मौलिक अधिकारों से उसी तरह बंधी हुई हैं जैसे सरकार बंधी हुई है? इस सवाल पर एक जबरदस्त कानूनी बहस है। 1967 के नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं दिया, वो थोड़ा बचकर निकल गए। हालांकि हमारे देश के महान कानूनविद एच.एम. सिरवई का तर्क था कि न्यायपालिका बिल्कुल राज्य की परिभाषा में आती है। उनका लॉजिक बहुत सिंपल था। वो कहते थे कि जिस तरह सरकार के बाकी अंगों की शक्तियां संविधान के दायरे में हैं, उसी तरह न्यायपालिका की शक्ति भी संविधान से ही आती है और उसी के द्वारा सीमित है। इसलिए न्यायपालिका भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आज भी कानूनी बहस जारी है। ये एक काफी गहरी चर्चा थी और कानून की इन बारीकियों को समझना ही तो असली समझ है। अगर इस तरह के विश्लेषण आपको कुछ नया सीखने में मदद करते हैं तो हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो अंत में राज्य की ये फैलती हुई परिभाषा हमें एक बहुत शक्तिशाली बात याद दिलाती है। ये बताती है कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। ये समय के साथ खुद को विकसित करता है ताकि ये पक्का हो सके कि सत्ता चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी नाम से हो, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के दायरे में ही रहे। और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है।